वेलकम बाय चैनल। आज हम कक्षा 7 का पाठ 4 धरातल के बदलते स्वरूप वाले कारक बाह्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने आंतरिक कारक पढ़े थे, अब बाह्य कारक पढ़ेंगे। हमने 2 बल पढ़े थे, आंतरिक बल और बाह्य बल। अब हम बाह्य बल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य बल के मुख्य कारक 3 हैं: अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय मौसम और ऋतु के प्रभाव के कारण चट्टानें धीरे धीरे टुकड़े सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं और वो टूटने फूटने लगती है, तो इसे अपक्षय कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम गर्म बर्फ के ऊपर अगर पानी डाल दें तो बर्फ फूट जाता है। ऐसे ही चट्टानें दिन में बहुत तेजी से गर्म होती हैं और रात को सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया के कारण उसमें बरसात इत्यादि में पानी चला जाता है या मनुष्य उसको टूट फूट करता है मनुष्य, तो उसे कहते हैं अपक्षय। अपर्दन, जब एक जगह से उखड़ करके चीज दूसरी जगह जाने लगती है तो उसे कहते हैं हम अपर्दन। अपक्षय 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, भौतिक अपक्षय। चट्टानें जब दिन में बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं और फैल जाती हैं, और रात को तापमान कम होने के कारण जब वो सिकुड़ती हैं, तो इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं फैलने और सिकुड़ने के कारण, और चट्टानें टूटने लगती हैं, और इसी को हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में इस प्रकार का होता है कि जैसे बरसात हुई, बरसात के पानी के साथ में रिएक्शन हुआ चट्टान का, और वो धीरे धीरे चट्टानें कमजोर और ढीली पड़ने लगती हैं, इसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय। फॉर एग्जाम्पल, बरसात ऋतु के अंदर जो लोहे के अंदर जंग लगता है और जंग की परत धीरे धीरे कमजोर कर देती है लोहे को, तो यह रासायनिक अपक्षय है। इसके बाद है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय होती है कि चट्टानें फैलती सिकुड़ती हैं और उसके अंदर कुछ बीज इत्यादि चले जाएं या मानवीय कोई क्रिया होने लगे और बरसात में जाके पानी भर जाता है, और भरने के कारण वहां पर विभिन्न प्रकार से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं जैविक अपक्षय। उनमें पौधे इत्यादि उग आते हैं। इसके बाद है अपर्दन। अपर्दन से तात्पर्य है कि कोई वस्तु अपर्दन यानी एक जगह से उखड़ करके दूसरी जगह वो जा रही है। जब प्रभावित जल, पवन, समुद्र, हिमानी आदि शक्तियों के कारण चट्टानों में टूट फूट होने लगती है और परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह ले जाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं अपर्दन। इसमें कटाव और बहाव दोनों ही प्रक्रिया होती है। अपर्दन मानव क्रियाओं द्वारा भी होता है, जैसे कि नगर कस्बों के अंदर मकान बनवाते हैं तो दूसरी जगह से मिट्टी उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की है, इसे कहते हैं हम अपर्दन। ये मानव द्वारा भी होता है और जानवरों द्वारा भी होता है, और साथ में हवा पानी के द्वारा भी होता है, यानी कि एक स्थान से उखड़ के दूसरे। निक्षेपण। निक्षेपण के अंदर तात्पर्य है कि जब ये वस्तुएं यानी कोई भी चीज एक जगह से उखड़ के तो चल रही है और जहां जाकर के वो गिर दी जाती है, उसे हम कहते हैं निक्षेपण। फोर, जैसे वर्षा जल, भूमिगत जल, पवन, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें चट्टानें को कुरेद कर उन्हें अपर्दित कर देती हैं। ये सब सारी जो पानी है ये उनको चट्टानों को कुरेदती रहती है और उन्हें अपर्दित करती है। और प्रवाहित जल का बहता स्वरूप या नदी सरिता कहलाता है। नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जल मात्रा एवं वेग पर निर्भर करता है, इसलिए नदी पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। इसके विपरीत मैदानी भागों और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण होता है। नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे नदी वी आकार की घाटी होती है और उसके अंदर से जब पानी जाता है सकरी जगह से, तो नदी उसे साफ करती हुई जाती है, इसे हम गार्ज भी कहते हैं, और खड़े किनारे वाली रहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसी गार्ज को दर्शाते हैं। परंतु यदि हम गंगा की बात करें तो सुंदरवन पर जाकर के वहां पर ये अपना निक्षेपण करती है और बहुत बड़ा डेल्टा तैयार कर देती है। ऐसी अब अगला है जलप्रपात। जब नदियों के रास्ते में मुलायम चट्टानें और परतें मिलती हैं तो उन्हें काटती हुई नदी आगे रास्ता बनाती हुई चली जाती है, लेकिन जब कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो काट नहीं पाती और पानी ऊपर से नीचे गिरता है तलहटी में, तो इसको हम कहते हैं जलप्रपात। जैसे दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो कावेरी नदी पर शिवसुंदरम, नर्मदा नदी पर कपिलधरा एवं धुआंधार आदि जलप्रपात भारत के अंदर हैं। और पर्वतीय भागों में जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति कुछ मैदानों में ढीली हो जाती है, कम पड़ जाती है। नदियां सीधे मार्ग पर न चढ़कर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने लगती है तो इसे विसर्ग या मेंटर कहते हैं। नदी के सागर में गिरने से पहले इस प्रकार की विभिन्न गतियां बनती हैं, आकृतियां बन जाती हैं, इन्हें हम डेल्टा कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भूमिगत जल, आप जानते हैं कि वर्षा का कुछ जल चट्टानों और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिससे जल
रिसकर चट्टानों के भीतर पहुंचता है, रासायनिक क्रिया होती है और चट्टानों में टूट-फूट हो जाती है और पहाड़ों में गुप्त सुरंगें बन जाती हैं। नीचे बनने वाली इन्हीं सुरंगों की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जम जाता है, उसे हम स्लेलाइट कहते हैं। स्लेलाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार होता है, जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है, बोर बन जाता है। इसे स्लेलाइट कहते हैं। कभी कभी यह दोनों आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टानें वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें कास्ट स्थल कहते हैं। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहा जाता है, इसे ग्लेशियर भी कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी ढाल वाली नदियों का निर्माण करती है। इसका आकार अंग्रेजी के यू आकार की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिम यू आकार की घाटी में बदल देती है। इसका ढाल खड़ा तथा तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देती है तो उसे हिमोड़ कहते हैं। इसके बाद में अगला है पवन, यानी कि ऊपर से नदी आई, पूरा है, निकल करके आ रही है, आकर के पतली चट्टान पतली जो वी आकार की घाटी थी उसको चौड़ा कर रहे हैं और चौड़ा करके जो निकलती है उसका चूर्ण आकर के बाहर निकल जाता है या फिर मिट्टी आती है तो उसे हम हिमलोड़ कहते हैं। अगला है पवन। आपने गर्मियों में देखा होगा आंधी तूफान आता है और अपर्दन की क्रियाएं चलती हैं। एक स्थान से दूसरी जगह जाकर टीलों को छोड़ दिया जाता है, जैसे रेत मिट्टी बहुत सारी आती है। मत्स्यखालों में विभिन्न प्रकार की आती हैं, उसमें बालू स्तूप का निर्माण होता है। ये विभिन्न प्रकार के स्तूप और आकृतियां आपने देखी होंगी, वो सब बालू से पर्वतीय उसमें मरुस्थलीय इलाकों के अंदर बनती हैं। इनमें कोई इनके मार्ग में कोई बाधा आती नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ मिलता नहीं और सीधा चलता चला जाता है। बालू स्तूप कहते हैं। अगला छत्रक शिला। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई पर अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का बन जाता है। इसे छत्रक शिला कहते हैं। जैसे बच्चे बाल कटवाते हैं ना, मशरूम कटिंग, बिल्कुल ये मशरूम की तरह हो जाती है, नीचे पतली हो जाती है ऊपर वो, क्योंकि नीचे जो बालू जो घूमता रहता है वो नीचे का काट देता है, ऊपर का छोड़ देता है, चक्रवात के टाइप में। अगला समुद्र की लहरें। आपने देखा होगा कि आपके गांव और तालाब में जब पशु चराने में स्नान करने जाते हैं तो पानी की लहरें किनारों पर टकराती हैं और किनारे पर जमी हुई मिट्टी की सतह के साथ बाहर अंदर ले आ जाती हैं। इस प्रकार समुद्र की लहरें सभी समुद्री तटों पर टकराती हैं और समुद्र तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और कभी कभी वह इस पदार्थ को दूर ले जा करके छोड़ देती हैं या जमा कर देती हैं। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्री तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को पुलिन बीच कहते हैं। भारत में मुंबई का जूही बीच, चेन्नई का मरीना बीच पुलिन बीच का उदाहरण है। समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रहता है। ये समुद्र की ओर झुक जाता है। इसे भृंगु या क्लिफ कहते हैं। धन्यवाद। आज के पाठ में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।